कि वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा है, अथक परिश्रम के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। बच्चा ये टॉपिक जो एनालिटिक फंक्शन चल रहा है इसमें काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, एक टॉपिक मिस हो रहा था और उस टॉपिक को कवर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग। ये जो डिफरेंशियबिलिटी में ये जो एक पाथ लिखा गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये जो एक डेफिनेशन लिखी गई है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी का सेंस चलेगा वो किससे चलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से चलेगा। हालांकि इसका ग्राफिकल सोल्यूशन मैं आप सभी लोगों को बता चुका था। इसी ग्राफिकल सोल्यूशन जो एक क्लास में बताया था उसी में थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। यहां से ये जो डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी के जो कॉम्प्लेक्सली डिफाइन की जा रही है, इसको सबसे पहले क्लास 11th में हम लोगों ने सीखा था रियल के लिए। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आप जानते हैं, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। सिंगल वेरिएबल बेस्ड है, आसानी समझ आ रहा होगा। हालांकि बेसिक पार्ट 1 में आपने डुअल वेरिएबल बेस्ड भी सीख रखा है, समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 11th में डेफिनेशन सीखी थी और इसी के बाद में जब क्लास 12th में आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये है एक जनरल मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक आर्बिट्री नंबर के लिए। लेकिन जब क्लास 12th में आते हैं तो वहां पर डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट डिस्कस की जाती है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए, और वहां पर जो आपके पास सेंस चलता है वो एफ डैश ए माइनस ए प्लस कोई भी ले लेते हैं। आप जानते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां से आपको देखने को मिलता है ए प्लस एच माइनस एफ ए होल अपॉन एच। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पर जो काम ए कर रहा है वो काम यहाँ पर एक्स कर रहा है, इसलिए जहां जहां यहाँ पर एक्स था वहां पर क्या हो गया है, ए हो गया है। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब बोलते हैं जब एलएचडी और आरएचडी दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मतलब इसी में एफ डैश ए माइनस के लिए डेफिनेशन होल्ड होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए होल अपॉन माइनस का एच। हालांकि ये तीनों ही बातें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, लेकिन अभी आज क्लास में क्या कवर करने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। एक फंक्शन को तभी डिफरेंशिएबल बोलते हैं जब एलएचडी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आरएचडी हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगर हम इसी को हम डिस्कस करना चाहें एट ऑरिजिन, कहां पर डिस्कस करना चाहते हैं, एट ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पर डिस्कस करने के लिए जो काम आपको यहां पर ए करता हुआ दिख रहा है, ए कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट अब ऑरिजिन 0 में बदल चुका है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 0। तो यहां पर भी क्या देखने को मिलता है, 0। तो ये तो हम लोगों ने सीखा एक क्लास 11th और 12th बेस्ड। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी को फिर से थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं और अब इसको लेकर क्या है, डुअल वेरिएबल के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पर चल रहा है, ये तीनों ही केसेस में जो फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का चल रहा है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स ना होकर के u इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब डुअल वेरिएबल बेस्ड एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डुअल वेरिएबल बेस्ड, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर x और y है। तो जाहिर सी बात है कि जो डेफिनेशन बनेगी वो अगर हम बोले along the x axis, क्या कहा, along the x axis, तो समझने का प्रयास करेंगे। आपको लिमिट f डैश x कॉमा वाई, f डैश x कॉमा वाई, बल्कि f डैश को भी तुम बेहतर तरीके से लिख सकते हो डेबर अपॉन डेबर x। थोड़ी सी और जान आ गई, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप जानते हैं अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। y कांस्टेंट कंसीडर होगा तो मतलब डेफिनेशन बदल जाती है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई होल अपॉन एच। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अगर x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या करेगा, एज अ कांस्टेंट का काम करेगा। फिर जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अभी डिफरेंशिएट क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट, इसको हम पर्टिकुलर एट अ पॉइंट मतलब जैसे भी यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 लिया, हम इसको ऑरिजिन पर डिस्कस करना चाहते हैं। कहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, ऑरिजिन पर। जब इसको ऑरिजिन पर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ऑरिजिन का सेंस तो 0,0 से होता है, तो जहां x और y दिख रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, 0,0 जनरेट हो जाएगा। मतलब यह है कि आउटपुट आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स h टेंड्स टू 0, आपको देखने को मिलेगा f0 प्लस h कॉमा 0, फिर माइनस f0,0 होल अपॉन h। थोड़ा और बेहतर तरह से लिख देते हैं तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0 ये बना देता है fh,0 माइनस f0,0 होल अपॉन h। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन चल रहा है h,0, तो ध्यान देना जरा, जो लिमिट जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ है।
तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसके साथ में छेड़छाड़ करना पसंद करें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट्स x टेंस टू 0 और ये बना देता है x, 0 माइनस f 0, 0 होल अपॉन h। ये देखो बच्चे, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसी जगह से ये जो जनरेट हुआ है, ये क्या जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है f डैश x, y, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में। अगर इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं यहां से चलने लगेगा लिमिट्स y टेंस टू 0, ये वाला आ जाएगा 0, y। अरे भैया जब x एक्सिस पर चल रहा है तो यहाँ पर x में चेंजमेंट देखने को मिल रहा है y के लिए, माइनस f 0, 0 होल अपॉन h। ये जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है ये डेबर f अपॉन डेबर y। याद रखना ये जो अभी आपको पूरा आउटपुट देखने को मिल रहा है ये इसलिए बताया गया क्योंकि ये जो आप देखेंगे पेज नंबर, मेरी बुक से पेज नंबर 40, 41, तो इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चेंजमेंट है। इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या है, कुछ चेंजमेंट है। तो यहाँ से वो जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको यहाँ से पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये पूरा वर्किंग है, लेकिन हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना हम लोग सीधे इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ करके नहीं दिखाना है। मेरा काम था केवल एक्सप्लेन करो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। चलो भैया इसको भी रफ करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहां से एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कि क्या करा। ये क्लास 11th में था, ये 12th में था, यानी एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट के लिए जज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें डिसाइड करना है या वेरीफाई करना है, एक्स इक्वल्स टू वही रख देते हैं। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, डुअल वेरिएबल पर आ जाती है बेसिक पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है डेबर अपॉन डेबर एक्स मतलब चेंजमेंट केवल एक्स में होगा, वाई एज अ कांस्टेंट का काम करेगा, इसलिए चेंजमेंट केवल एक्स में देखने को मिल रहा है, वाई एज अ कांस्टेंट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स होता है सिंगल वेरिएबल, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स है, जबकि अपने पास क्या है एक्स वाई डुअल वेरिएबल, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स वाई देखने को मिल रहा है। तो अगर आप को रिलेट करा करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ आएंगी। हालांकि हमें ऑरिजिन पर चेक करना है तो x और y दोनों को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब यहां पर क्या है h टेंस टू 0, तो वही h यहां देखने को मिला, तो इसको हम किससे रिप्लेस करा देते हैं, x से रिप्लेस करा देते हैं। x से रिप्लेस करा तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, x देखने को मिलता है। फिलहाल इसको जरा थोड़ा सा फिर रफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दो आउटपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसको है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज द पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी y। इसको रफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये हिस्सा क्लियर कट समझ आ गया होगा। फिलहाल एक क्लास में पूरा एक सेशन जो हमारा हो चुका है उसमें पूरा मैंने क्लियर कट आपको बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मीनिंग क्या होता है। अभी आज की क्लास में इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से काफी कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ वही क्लास है जहां से लास्ट क्लास ओवर की थी उसी के आगे से, लेकिन अभी कुछ रफ भी नहीं किया है, सेम एज इट इज चल रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या सीख सकते हैं। पेज नंबर 40 है मेरी बुक से, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, जहां पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स वाई टू द पावर हाफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस है। बात समझे कि नहीं समझे। प्रूफ करवा रहा है इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, प्रूफ करवा रहा है इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, प्रूफ करवा रहा है इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए, कोई नहीं है। हाँ देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई टू दी पावर हाफ, ये हमारे पास आउटपुट चल रहा है। एफ जेड हम जानते हैं, ये लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था, क्या चल रहा है, u प्लस आई वी, आई मीन्स आयोटा, एक्स वाई टू दी पावर हाफ, ये सब कुछ बता दिया था। रियल पार्ट ऑफ जेड यू बोला जाता है। तो मतलब यहाँ से अगर हम कंपेयर कराते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं i इंटू 0 और यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्स वाई टू दी पावर हाफ, v की वैल्यू मिल जाती है 0। हमें चेक करना है कि ये ओरिजिन पर क्या है, ओरिजिन पर रेगुलर नहीं है। ये आपको नेसेसरी कंडीशन आपको बताई हुई थी और ये भी साथ में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन कहीं होल्ड होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीआर इक्वेशन मतलब फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक कहा जाए या फिर रेगुलर कहा जाए, इन सारी बातों का एक ही मीनिंग होता है, इन सारी बातों का एक ही मीनिंग होता है। फिर से देखते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जनरेट किया सी आर इक्वेशन होल्ड हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे सी आर इक्वेशन, तो सी आर इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया, होल्ड हो जाएगी। और आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, हम जनरेट करना चाह रहे हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स के लिए लिमिट्स एक्स टेंस टू 0 आपको देखने को मिलेगा एक्स, 0 माइनस एफ 0, 0 होल अपॉन एक्स। अभी आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट करा दिया है एक्स और एच का। यहाँ से एक्स, 0 जो फंक्शन हमारे पास चल रहा है u, इसी को बताया जा रहा है x, y। अगर y को 0 कर देते हैं तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लिमिट यहाँ से वैल्यूज को पुट किया तो आपको देखने को मिलेगा 0 माइनस 0 होल अपॉन एक्स। कुल मिलाकर के लिमिट्स कहीं चल नहीं पाएगा, डेवर u अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है।
फिर जनरेट करते हैं डेबर यू अपॉन डेबर वाई। तो डेबर यू अपॉन डेबर वाई के लिए आपको देखने को मिलता है लिमिट्स एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से देखने को मिलेगा एफ जीरो कॉमा वाई माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो और होल अपॉन यहाँ से आ जाता है वाई। वापस से लिमिट्स को अप्लाई करो। एक बार जैसे ही हमने यहाँ पर x को जीरो कर दिया, जीरो से जो टकराएगा जीरो बदल जाएगा, तो कुल मिलाकर के u की वैल्यू वापस से हमारे पास क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। x y टेंस टू जीरो बच्चा चलेगा यहाँ पर y टेंस टू जीरो, तो यह आ जाता है y टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो होल अपॉन ये आपको देखने को मिलता है y। आउटपुट फिर से वापस से आपको क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। यहाँ से देखो भैया डेबर u अपॉन डेबर x की वैल्यू जीरो है, डेबर u अपॉन डेबर y की भी वैल्यू क्या जा रही है, जीरो जा रही है। यहाँ से v जीरो दिया गया है, मतलब डेबर v अपॉन डेबर x भी जीरो जाएगा और डेबर v अपॉन डेबर y भी क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो CR इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है। मैंने कई बार हल्ला मचाया कि CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन एनालिटिक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो फंक्शन पता चल रहा है कि एनालिटिक है, मतलब CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मगर वास्तव में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक का सेंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंगल वैल्यूड से होना चाहिए, साथ ही साथ डिफरेंशियबिलिटी का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाना है तो जाने के कई तरीके हैं, या तो सीधे जा सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से घूम करके या फिर कुछ इस तरह से घूम करके। अगर ये जा रहे हैं तो अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। केवल इतनी बात नहीं होती, हम चाहें तो कुछ इस तरीके से घूम के भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी घूम के जा सकते हैं। अगर ओवरऑल रिजल्ट हर तरीके के पास से फ्री है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx के लिए, जो सीधी लाइन जा रही है इससे पास कराएंगे। देखते हैं CR इक्वेशन कहां तक काम कर पा रही है। ठीक है भाई, अलोंग दी एक्सेस हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं और इस बार हम लोग डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे f डैश z इक्वल्स टू लिमिट्स z टेंस टू जीरो, यहाँ से fz माइनस f0 अपॉन z माइनस जीरो, क्योंकि अलोंग दी ऑरिजिन डिस्कस करने के लिए कहा गया था। यहाँ से लिमिट्स z टेंस टू जीरो, fz अपनी जगह पर रहेगा, f0 की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो कुल मिलाकर के fz अपॉन z हमको मिल रहा है। fz की वैल्यू हमारे पास गिवन कर दी गई है, लिमिट्स z टेंस टू जीरो, fz की वैल्यू है एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स वाई टू दी पावर हाफ होल अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या जनरेट होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। z को यहाँ से भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ से देखने को मिलता है एक्स प्लस आयोटा वाई टेंस टू जीरो। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अलोंग दी एक्सेस, थोड़ा सा रफ करने की जरूरत पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इतना पोर्शन, केवल इतना पोर्शन रफ कर रहे हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ से हमको देखने को क्या मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है अलोंग y इक्वल्स टू mx। जैसे ही अलोंग y इक्वल्स टू mx हमने पुट किया तो जो x प्लस आयोटा y है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x अपनी जगह पर रहेगा, y की जगह पर mx आ जाएगा, कुल मिलाकर के x हो जाता है कॉमन 1 प्लस आयोटा m, z इक्वल्स टू x 1 प्लस आयोटा m जनरेट हो रहा है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराते हैं और देखते हैं कि क्या मिल सकता है। यहाँ से जो लिमिट अभी चल रही थी x प्लस आई वाई यानी z टेंस टू जीरो, एक बार फिर से when z टेंस टू जीरो, अगर सीधे यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं तो ये ओवरऑल रिजल्ट सीधे अगर पुट करते हैं जीरो इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस आयोटा m, x इक्वल्स टू जीरो, इससे ये पता चल रहा है कि अगर z जीरो होगा तो x भी जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर z टेंस टू जीरो होगा तो फिर क्या होगा, x टेंस टू जीरो होगा, मतलब x टेंस टू जीरो। क्या तुम्हें देखने को मिलता है, लिमिट x टेंस टू जीरो, x यहाँ से mx टू दी होल पावर हाफ होल अपॉन 1 x आफ्टर देन प्लस आयोटा फिर mx। सही है, x से x का मल्टीप्लाई होता है तो ये बना देता है x स्क्वायर, रूट से बाहर आता है, देन m मीन्स x अंडर रूट m अपॉन, फिर हमने x को कॉमन किया तो 1 प्लस आयोटा m, x से x वापस से कैंसिल हो जाता है। सिस्टम इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दी x, सिस्टम जो जनरेट हुआ है वो किससे फ्री हो गया है, वो x से फ्री हो गया है। क्या लिमिट्स के यहाँ चल पाएगी, कहीं नहीं चल पाएगी। इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इस हिस्से को भी थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो लिमिट्स यहाँ पर भी कहीं चल नहीं पाएगी, तो आउटपुट हमको देखने को मिलता है m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। आपको आउटपुट में क्या बताया था, आपको बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब हर आउटपुट से आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है, m।
और अगर ये m पर डिपेंड करेगा तो क्या ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर बात लास्ट क्लास में लिखी थी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये अभी समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या है। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किसके लिए चेक किया गया है? जीरो के लिए चेक किया गया है। ये देखो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। तो इसका मतलब अभी आपको समझ आ रहा होगा। और ये ऑरिजिन पर चेक कर रहे हैं, जीरो पर नहीं है, जेड पर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिटिक फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।